गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कल हमने हिंदी की क्लास ली थी। संज्ञा हमने सीखा कि संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के प्रकार। तो आज हम सर्वनाम सीखने वाले हैं। तो आज आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर, जीके क्लासेस फॉर प्रिपरेशन। मेरा नाम ज्योति मिश्रा है। तो हमने बहुत इजीली तरीके से कल संज्ञा और संज्ञा के भेद सीखे हमने। ठीक है, बहुत अच्छे से समझा। तो आपका सहयोग रहेगा तो हम आगे भी ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे आपके लिए। और आज हमारा टॉपिक है आज का सर्वनाम। तो आज हम उसी तरीके से जैसे हमने संज्ञा सीखा उसी तरीके से हम सीखेंगे सर्वनाम, सर्वनाम के भेद। ठीक है, तो सर्वनाम क्या होता है? सर्व जमा नाम, सर्वनाम यानी सबका नाम, सभी संज्ञा। ठीक है, तो जितने भी हमारी संज्ञा है और संज्ञा की जगह पर प्रयोग होने वाले शब्द हैं उसे हम क्या कहते हैं? सर्वनाम। यानी कि हम बार बार किसी नाम को प्रयोग नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम उसकी जगह पे इसका, उसकी, यह, वह प्रयोग कर लेते हैं। तो संज्ञा के स्थान पर जितने भी शब्द आते हैं उसे कहते हैं सर्वनाम। जैसे एक बार सर्वनाम की परिभाषा देख लेते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम का प्रयोग क्यों किया जाता है? सर्वनाम की जरूरत क्यों पड़ती है? सर्वनाम की जरूरत इसलिए पड़ती है ताकि किसी नाम की पुनरावृत्ति बार बार ना हो। जैसे कि मैंने कहा कि नेहा मुंबई रहती है, वह, और नेहा नौकरी करती है, नेहा खाना खाती है। तो हम बार बार एक ही नाम बार बार नहीं ले सकते, ऐसे हमारे वाक्य सही नहीं लगते हैं। इस वजह से हम क्या करते हैं कि इस तरीके से यूज कर लेते हैं कि नेहा मुंबई रहती है, वह वहाँ नौकरी करती है। तो संज्ञा का प्रयोग बार बार ना हो, इसलिए उसकी जगह हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं ताकि वाक्य हमारा अटपटा सा ना लगे। जैसे कि एक उदाहरण लिखती हूँ मैं। नेहा मुंबई रहती है। ठीक है, तो नेहा हमारा क्या है? नेहा हमारा हो गया संज्ञा। ठीक है, और इसके आगे मैं वाक्य लिखती हूँ, वह वहाँ नौकरी करती है। तो हमारा वह क्या हो गया? वह क्या हो गया हमारा? सर्वनाम। तो इसलिए किसी भी शब्द की पुनरावृत्ति बार बार ना हो, इसलिए हम संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग कर देते हैं। अब सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है भेदों में। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि संज्ञा के 3 भेद होते हैं। संज्ञा व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। लेकिन हमारे सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। जब आप संज्ञा से सर्वनाम पर आएंगे तो सीधा उसका डबल कर दीजिए, संज्ञा का 3 और सर्वनाम का 6। तो पहला भेद हम लिखेंगे सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। अगर आप ध्यान देंगे, धीरे धीरे समझेंगे तो आपको सभी भेद बड़े आराम से समझ में आ जाएंगे और आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगी। तो पहला देखते हैं। पहला है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या होता है? वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग बोलने वाला व्यक्ति अपने लिए, सुनने वाले के लिए या किसी अन्य के लिए प्रयोग करता है, तो वो होते हैं हमारे पुरुषवाचक सर्वनाम।
जैसे कि मैं खाना खाती हूँ, तुम खाना खाते हो, वे खाना खाते हैं। जहाँ पर पुरुषवाचक में क्या होता है, जहाँ पर बात हो तीन लोगों की, एक मेरी, एक सामने वाले की और एक किसी अन्य की। तो जैसे कि मैं लिखती हूँ मैं खाना खाती हूँ, यहाँ मेरी बात हो रही है मैं। तुम खाना खाते हो, यहाँ किसकी बात हो रही है, तुम्हारी, सामने वाले व्यक्ति की। अब वे खाना खाते हैं, अर्थात किसकी बात हो रही है, अन्य पुरुष की। तो हमारे सर्वनाम में हमारे सर्वनाम के पुरुषवाचक सर्वनाम में तीन लोगों की बात हो रही है, एक मेरी, एक तुम्हारी, एक किसी अन्य की। तो यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम में तीन भेद होते हैं। जैसे मैं कौन हुआ, उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष, मैं हुआ उत्तम पुरुष यानी कि मैं, ठीक है। तुम क्या हो गए, मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष। और वे खाना खाते हैं, वे लोग कौन हो गए, वे हो गए अन्य पुरुष, अन्य पुरुष। तो हमारे पुरुषवाचक सर्वनाम में कितने लोग आ रहे हैं, तीन लोगों की बात हो रही है, मेरी, तुम्हारी और अन्य की, यानी उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ठीक है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में ये तीनों आ जाएंगे। यानी कि इसके उदाहरण एक बार देख लेते हैं हम लोग। उदाहरण जहां पर आ जाए, जहां पर आ जाए आपके वक्ता, जब वक्ता बोलता है तो उत्तम पुरुष में आता है, यानी वक्ता मैं, बोलने वाली मैं हूं तो मैं उत्तम पुरुष में हूं, यानी कि मैं, मुझे, मेरा, मुझको, ठीक है। तो उत्तम पुरुष में क्या आएगा हमारा, उत्तम पुरुष में हमारा आएगा मैं, मेरा, मुझको, हमें, ठीक है। तो और मध्यम, जब मैं आपकी बात करूंगी, आपकी बात होगी, हमारे तुम यानी मध्यम पुरुष आपकी बात होगी, तो उसमें क्या आएगा, तू, तुझे, तेरा, तुझको, आप, तुम्हारा, यानी कि जो आपको संबोधित कर रहा है। मैं वक्ता हूँ, मुझे संबोधित करने वाले आएंगे उत्तम पुरुष में, आप श्रोता हैं, आप आएंगे मध्यम पुरुष में, अन्य लोग जो है वो आएंगे अन्य पुरुषवाचक में। तो उनके लिए क्या यूज होता है, यह, वह, ये, वे, आप। तो ये हमारे हो गए पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण। अब हम आते हैं अपने दूसरे भेद पर। तो हमारा दूसरा भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम, हमारे निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या आता है, निश्चय, यानी कि जब बात हो रही होती है किसी निश्चित कार्य की, जब किसी निश्चित कार्य के होने की बात हो रही हो तो हमारा वो होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित वस्तु का बोध कराते हैं उन्हें कहते हैं निश्चयवाचक। जैसे जो निश्चित वस्तु का बोध कराएं, वो हमारा हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम। अब निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण देख लेते हैं। जैसे जो कार्य होना ही होना है, जो कार्य निश्चित है वो आ जाता है निश्चयवाचक सर्वनाम में। जैसे यह, वह, यह, वह, ये, वे, यानी कि
मैं किसी वस्तु को इंगित करते हुए कहती हूँ कि यह मेरी पुस्तक है, यानी कि यह निश्चित बात है कि यही मेरी पुस्तक है। वह आदमी जा रहा है, तो वह जो आदमी जा रहा है, मैं निश्चित ही उसी बारे में बात हो रही है कि वह आदमी जा रहा है, उसी के बारे में बात हो रही है। ये लोग खाना खा रहे हैं, तो मैं किसी निश्चित लोगों के बारे में बात कर रही हूँ कि ये लोग खाना खा रहे हैं। वे लोग जा रहे हैं, निश्चित लोगों के बारे में बात हो रही है कि वे लोग जा रहे हैं। तो जब किसी वाक्य में आपको एक निश्चित कार्य के होने का पता चलता है, जब किसी वाक्य में कि हाँ भाई यहाँ पर निश्चित वस्तु का ही बोध हो रहा है, यही वस्तु है, इसी के बारे में बात हो रही है, तो वहाँ पर आएगा हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो यह बहुत इजीली, अगर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, आप बड़े इजीली तरीके से इसको सीख सकते हैं और आपको हर एक एग्ज़ाम में ये काम आएंगे और आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब हम बात करेंगे अपने तीसरे सर्वनाम के बारे में। हमारा तीसरा सर्वनाम है अनिश्चितवाचक सर्वनाम। अनिश्चित वाचक सर्वनाम, अर्थात अब निश्चित का निश्चयवाचक सर्वनाम का उल्टा कर दीजिए। बिल्कुल, अनिश्चय अनिश्चय, अनिश्चय बोलिए या अनिश्चित बोलिए, एक ही बात है। ठीक है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आप निश्चयवाचक का उल्टा कर दीजिए। वहां पर हमारे एक फिक्स वस्तु की बात हो रही थी, निश्चित वस्तु की बात हो रही थी। अब यहाँ पर क्या होता है, वे सर्वनाम शब्द जो किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं। अब यहाँ पर आपको कंफर्म नहीं है, आप थोड़े कंफ्यूजन में रहेंगे कि किसकी बात हो रही है। तो जहाँ पर आपको ये लगे कि किसकी बात हो रही है, पता नहीं, कोई निश्चित नहीं है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे उदाहरण देख लीजिए, हमारे पास है उदाहरण, कोई कुछ, किसी या किसका। तो अगर आप बोले कि कोई जा रहा है, तो कोई जा रहा है का मतलब आपको पता नहीं है कि कौन जा रहा है, तो यहाँ पे हो गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब कुछ यहाँ पर हो रहा है या कुछ ऐसी बात है, तो आपको कंफर्म नहीं है कि कौन सी बात है, क्या हो रहा है। फिर या किसी का पेन गिरा है, आपको नहीं पता किसका पेन गिरा है, किसी का गिरा है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमें जब किसी बात का कंफर्मेशन ना हो, किसी बात की, जब हमें उसके बारे में अनिश्चय जानकारी हो, अनिश्चित हो हम किसी बारे में, हम किसी बारे में श्योर नहीं है, हमें श्योरिटी नहीं है कहीं, तो वहाँ आ जाता है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे, इसके बाद हमारा आ जाता है हमारा चौथा। हमारा निश्चित हो गया, पहला हमारा हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा हो गया हमारा निश्चयवाचक, तीसरा हो गया हमारा अनिश्चय सर्वनाम, और चौथा हमारा हो गया संबंधवाचक। तो चौथा है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। अब संबंधवाचक सर्वनाम में क्या होता है, हमारे वे सर्वनाम शब्द जो दो संज्ञाओं के बीच स्पष्ट संबंध का बोध कराते हैं। यानी कि किसी दो वाक्य हैं तो वो संबंधित रहेंगे, दोनों वाक्य स्वतंत्र नहीं रहेंगे, वो दोनों जुड़े हुए वाक्य होते हैं। जैसे उदाहरण, जो, सो, जैसा, जैसी, वैसी, जिसकी, उसकी, जिसकी उसकी, और जैसी वैसी, जितना उतना,
यानी कि अब इनको वाक्य में प्रयोग कर लीजिए। जो बोओगे सो काटोगे। तो जो और सो, जहाँ पर आपको दो संज्ञाओं के बीच में संबंध दर्शा रहा है, दो वाक्य जुड़े हुए हैं, स्वतंत्र नहीं है, जुड़े हुए हैं। तो जो बोओगे सो काटोगे। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी वैसी है। जितना खाओगे, जितना मीठा डालोगे उतना, जितना मीठा गुड़ उतना मीठा, जो भी आप लगा लीजिए अपने आप, जो भी आपका वाक्य बन जाए, जितना उतना से। ठीक है, आपको खुद भी कुछ वाक्य बनाने चाहिए, सब मैं आपको वाक्य बना के नहीं दूंगी। ठीक है, तो आपको खुद भी इस पे वर्क करना चाहिए। फिर आप क्या होता है ना कि खुद करने से, अभ्यास करने से हमें ज़्यादा चीज़ें सीखते हैं हम। ठीक है, तो आपको खुद भी मेहनत करनी, खुद भी आपको एक अपना थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा। तो अभी 5th हमारा पॉइंट है, 4 हमने समझ लिए हैं संबंधवाचक। हमारा 5वां पॉइंट है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम यानी कि नाम से ही आपको पता चलता है कि जहाँ पर प्रश्न किया जाए, यानी कि वे सर्वनाम शब्द जो किसी प्रश्न के करने या होने का बोध कराते हैं, वहाँ प्रश्नवाचक सर्वनाम। कोई भी आपसे कोई भी प्रश्न करता है, जैसे क्या, कहाँ, कब, कैसे, मैं लिख देती हूँ उदाहरण के लिए। उदाहरण के लिए क्वेश्चन बताइए, क्या, कब, कहाँ, कैसे, और प्रश्न में कौन कौन से 6 ककार होते हैं हमारे, और क्या क्या हो सकता है, सोचिए आप। क्यों, कितना, कितनी, क्यों, कितना या कितनी, किसका या किसकी, जो भी आते हैं, किसकी, और किसने, ये बहुत सारे हैं जो प्रश्न, इन शब्दों से जो प्रश्न शुरू होते हैं आपके, जहाँ पर किसी भी वाक्य में वे सर्वनाम शब्द जो किसी प्रश्न के करने या होने का बोध कराएं, इन्हीं से प्रश्न शुरू होते हैं। वैसे इन्हीं उदाहरणों से प्रश्न शुरू होते हैं। तो जहाँ पर ये शब्द आ जाते हैं तो वो वाक्य अपने आप ही प्रश्न बन जाता है। तो जहाँ पर प्रश्न हो जाए वहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो अब ये क्लियर हो जाए, ये क्लियर हो गया होगा आपको, आई होप। अब हम अपने 6th छठे सर्वनाम की तरफ चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमारा छठा सर्वनाम है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक में निज से आप क्या समझ रहे हैं? निज से मतलब खुद का, स्वयं का। निज से यही होता है, निज का मतलब खुद का, स्वयं का। तो वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग किसी व्यक्ति के द्वारा स्वयं कार्य करने का बोध कराते हैं। यानी कि जब आप अपना कार्य स्वयं कर रहे होते हैं, स्वयं ही, अपने आप ही, खुद ही, तो वहां पर हमारे क्या आ जाते हैं? निजवाचक सर्वनाम। जैसे उदाहरण देखते हैं हम। जैसे निज वाले कुछ शब्द आप भी सोच सकते हैं, जैसे कि स्वयं, खुद, स्वतः, स्वयं, खुद, स्वतः, अपने आप, जो भी, अपने आप, अपने। ठीक है, तो ये हमारे उदाहरण हो गए निजवाचक सर्वनाम के, कि स्वयं, खुद, स्वतः, अपने आप, अपने। यानी कि जो कार्य आप
खुद कर रहे होते हैं वहाँ पर हमारे निजवाचक सर्वनाम आ जाते हैं। अब वाक्य देख लीजिए कि होता है कई जगह पर कि अध्यापक कहते हैं कि छात्रों से कि अपना कार्य स्वयं करें, अपना कार्य खुद करें, स्वतः आपको अपना कार्य करना चाहिए, आप अपने आप करना चाहिए। तो जहाँ पर निज यानी कि स्वयं के निज यानी कि आप खुद अपना कार्य कर रहे हैं तो वहाँ पर हमारा निजवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, तो ये आज हमारा सर्वनाम की क्लास थी और आई होप कि आपको सारे भेद और सर्वनाम की परिभाषा, सर्वनाम के सभी भेद आपको समझ में आ गए होंगे। तो आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें क्योंकि बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, तभी हमें पता चलेगा कि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है और हम आगे इस और भी अच्छी वीडियो बना के आपको सेंड करेंगे। तो शेयर भी कीजिए अगर आपको पसंद है। जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, जिन बच्चों की हिंदी वीक है या जिनको व्याकरण हिंदी का बिल्कुल भी समझ में नहीं आता, परेशानी होती है, दिक्कतें आती हैं, नंबर कम आ जाते हैं एग्ज़ाम में किसी पेपर में, तो आप उनको शेयर कीजिए और हमारा सहयोग कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट हम आपके लिए विशेषण लेके आएंगे। धन्यवाद।